64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। आज हम राजनीति के इस एपिसोड में बात करेंगे कांग्रेस की अध्यक्षा, राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी की। किस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी और कहां तक ये गई, और कांग्रेस की जो हालात शुरुआत से लेकर अब तक की जो एक कहानी रही है, कुछ सुलझे इनके कुछ किस्से रहे हैं और कुछ ऐसी किस्से रहे जो आपको हम आगे इसमें बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं 2019 से, जब बीजेपी को एक प्रचंड जीत मिली थी। और ये मान के चलिए कि 2019 में बीजेपी का जो डबल बहुमत की सरकार बनी थी और प्रचंड जीत से वो सत्ता पर आई थी। उस समय कांग्रेस की जो हालत रही थी, कांग्रेस गर्त से गर्त पे चली जा रही थी। चलिए आपको कुछ हम बताते हैं कि उस समय हुआ क्या था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उनको हार मिली थी। बात करते हैं, कुछ अतीत के पन्ने में जाते हैं, कुछ अतीत के पन्ने जाके खंगालते हैं और 1919 से लेकर 2019 यानी 100 साल का सफ़र जो कांग्रेस का रहा था, अर्श से लेके फर्श तक, उसकी भी कहानी हम आपको बताते हैं। किस तरीके से 1919 में पहले मोतीलाल नेहरू पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और जो 100 साल का जो सफ़र रहा था, इस 100 साल के सफ़र में ये ज़मीन से जो फर्श और फर्श से अर्श तक जो ये आए हैं, ये गिरे हैं, और जो इनकी हालात कांग्रेस की हुई है वो जग जाहिर है। किस तरीके से इनके उस समय आसमान में थी और मूल्य भी उनके ऊंचे थे। अब इस समय इनके दोनों धरातल पर हैं, घसटती हुई कांग्रेस नज़र आ रही है। अतीत के पन्नों में चल के कुछ पन्ने अगर हम खंगालते हैं तो वहाँ पर जैसे हम बात करते हैं मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के वक्त, कांग्रेस एक परंपरावाद से लेकर आधुनिकता को लेकर एक विरोधी भाषी धाराओं के साथ चलती थी और नेतृत्व के फैसले भी जो खुल के किए जाते थे और इनमें आलोचना होती थी तो वहीं पे बैठाल कर उनको सुलझाया जाता था। लेकिन 1958 में मुंदुड़ा घोटाले से, जो एक उदाहरण से इसको समझा जा सकता है कि ये आज़ाद भारत का पहला एक वित्तीय घोटाला था, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बड़ी किरकिरी हुई थी। उसमें एक वजह ये भी थी कि इस घोटाले को उजागर करने वाले कोई और नहीं, इनके दामाद फिरोज गांधी थे। इसी घोटाले के चलते तत्कालीन वित्त मंत्री टी कृष्णचारी को इस्तीफा देना पड़ गया था। आपको बता दें कि इसी सिलसिले में 1962 में एक किस्सा याद किया करता है कि चीन का जो एक आस्काई जो चीन के हिस्से में आता है, उसमें उसको लेके विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। इसी दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में एक बयान दिया था कि आस्काई चीन में एक घास का तिनका भी नहीं उगता है। तभी उन्हीं की पार्टी के सांसद महावीर त्यागी ने अपना गंजा सर उनके सामने रखा और कहा कि यहाँ भी घास नहीं उगता है, कुछ उगता नहीं है, तो क्या मैं सर कटवा दूँ। आपको कुछ इतिहास के पन्नों में और पीछे लेके चलते हैं और बताते हैं कि कांग्रेस के भीतर जो मौजूदा स्थिति है वो इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी के समय ही कर दी गई थी। आपको बताएं 1959 यानी 1959 में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षा इंदिरा गांधी बनी थी। उस समय कहा जाता था कि जवाहरलाल नेहरू जो थे, अपनी बेटी को आगे बढ़ाकर उन्होंने अपनी गलत परंपरा को आगे बढ़ाया और अपनी बेटी को उत्तराधिकारी बनाकर। तो ये भी एक चीज़ को समझ सकते हैं क्योंकि इस पे आलोचना बहुत हुई थी, नेहरू की आलोचना बहुत हुई थी। उनका कहना था कि मैं बेटी को अपने उत्तराधिकारी के तौर पर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री के तौर पर पेश करना चाहता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय कहते हैं कि नेहरू खुद इंदिरा को कांग्रेस के नेतृत्व की कतार में खड़ा करना चाहते थे और वो अपनी जिम्मेदारी सौंपने का प्रयास करते थे। और नेहरू की जब तबीयत थोड़ी नाज़ार हुई, थोड़ी बिगड़ी, तो इंदिरा को कांग्रेस की कार्य समिति में रखा गया। और यह भी कहा जाता है कि अध्यक्ष पद
के लिए पहले दक्षिण भारत से ताल्लुक़ रखने के लिए एक धाकड़ नेता निंजंग लिप्पा को इनका नाम प्रस्ताव पे लाया गया था। ये दक्षिण भारत के नेता थे और लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इस पर चुप्पी साध ली थी। फिर जब इंदिरा गांधी का नाम आया था तो उन्होंने हामी भर दी। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जैसे कांग्रेसी दिग्गजों को हमेशा कोशिश थी कि उन्होंने हमेशा यही कोशिश करी कि अपने बच्चों को राजनीतिक विरासत का फ़ायदा ना मिल पाए, लेकिन इंदिरा गांधी बिल्कुल इनसे उलट ही उन्होंने काम किया। पूर्व नौकरशाह और लेखक पवन वर्मा लिखते हैं कि उन्होंने वंशवाद को संस्थागत रूप में देने की एक बहुत बड़ी भूल करी है। उन्होंने अपने छोटे बेटे संजय को खुले तौर पर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया और उत्तराधिकारी वो मानती थी, लेकिन संजय गांधी की विमान दुर्घटना हो गई, जिसके बाद असमय विमान दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को उन्होंने बिल्कुल, जिनको राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, उनको अपना उत्तराधिकारी बना दिया। सोनिया गांधी की ऑटोबायोग्राफी लिखने वाले राशिद किदवई लिखते हैं कि इंदिरा और राजीव गांधी की इस पारिवारिक पकड़ ने पार्टी के नंबर 2 का पद भी ढा दिया था। हमेशा शंकित रहने वाली इंदिरा गांधी ने राजीव को एक अहम सबक सिखाया। उन्होंने कहा कि स्थानीय छत्रपों पर लगाम रखिए और किसी भी ऐसे शख्स को आगे मत बढ़ाइए जो नेहरू गांधी परिवार का ना हो। इंदिरा गांधी ने भी खुद यही किया और उसी समय कांग्रेस में हाई कमान कल्चर का जन्म हुआ। क्षेत्रीय नेताओं को हाशिए पे डाल दिया गया। और आपको ये भी बता दें कि एक चर्चित लेखक सुनील खिलनानी अपने लेख में उन्होंने लिखा है कि इंदिरा गांधी अब 2 तरीके से वो काम करती थी। पहला, उन्होंने पार्टी का विभाजन किया और फिर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी कि पार्टी से वफादारी के बजाय इंदिरा गांधी से वफादारी की अहमियत ज़्यादा हो गई। इंदिरा गांधी ने ये बदलाव का पैसे का हिसाब किताब बदल दिया और पहले पैसे का मामला पार्टी केंद्रीय नेतृत्व से अलग रख के होता था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू एक आदर्शवादी नेता थे, लेकिन उन्होंने ये भी एहसास था कि कांग्रेस एक विशाल पार्टी है और इसको चलाने के लिए पैसा या धन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उन्होंने इसको स्थानीय छत्रपों के सहारे छोड़ दिया और वो अपने तरीक़ों से पैसों को जुटाते थे और खर्च करते थे। लेकिन सुनील खिलनानी लिखते हैं कि इंदिरा गांधी ने इस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। वो किस तरीके से किया? उन्होंने कि अब स्थानीय नेताओं को दरकिनार कर दिया। नकदी जो थी वो सीधे उनके निजी सचिव के पास पहुंचने लगी और उम्मीदवारों की सूची पर खर्च का पैसे की लेन देन की व्यवस्था इंदिरा गांधी के दफ्तर का नियंत्रण हो गया। वजह थी कि 1984 में जब अपने अंगरक्षक के हमले से इंदिरा गांधी मारी गई या उनकी मौत हुई राजनीतिक मामले में, नौसिखिया राजीव गांधी को तुरंत पार्टी की कमान सौंप दी। उन्होंने अपनी माँ से मिले सबक को याद रखा और राशिद किदवई अपनी किताब में लिखते हैं कि शरद पवार, नारायण दत्त तिवारी और अर्जुन सिंह जैसे मजबूत छत्रपों पर लगाम रखने के लिए राजीव गांधी ने एक बार फिर नेताओं का एक दरबारी समूह बनाया। खास जनाधार न रखने वाले उन नेताओं को ताकतवर पद दिया। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद वही हुआ जो 84 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुआ था। इस घटना के तुरंत बाद दिल्ली में उनके निवास यानी 10 जनपद पर भारी भीड़ जमा हो गई। पर मौजूद लवलीन सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और उसी दौरान वो भी वहीं मौजूद थीं और अपने सहयोगी द्वारा एक खबर मिली उनको कि कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक हुई है जिसमें सोनिया गांधी को पार्टी का हाईकमान यानी उनको कमान देने का फैसला किया गया। ये सुनकर वो हैरान रह गईं और किताब दरबार पे उन्होंने लिखती हैं कि मैंने कहा कि वो विदेशी हैं, हिंदी तक नहीं बोलती हैं, वो अखबार भी नहीं पढ़ पाती हैं, ये पागलपन है। सोनिया गांधी तब कांग्रेस की सदस्य भी नहीं थी। अपनी किताब में राशिद किदवई लिखते हैं कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये गुण है या नहीं, उन्हें भारतीय राजनीति की पेचीदगी को अंदाज़ा भी नहीं है और अपनी बातों को जरा कांग्रेस को विचार करना चाहिए। हालांकि सोनिया गांधी ने उस समय
कांग्रेस के जो उन्होंने पद मिला था उस पद को उन्होंने ठुकरा दिया था। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि जो भी विपदा उन पर आई है और उनके बच्चों को देखते हुए वो कांग्रेस पद के स्वीकार करना संभव नहीं है। परिवार के सूत्रों के मुताबिक सोनिया गांधी को कांग्रेस कार्य समिति का यह फैसला काफ़ी असंवेदनशील लगा। राशिद किदवई के अनुसार उस समय परिवार के बेहद करीबी रह जाने वाले अमिताभ बच्चन ने कहा था कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी को भी इसी तरह पार्टी की कमान थामने को मजबूर किया गया था और कब तक गांधी परिवार के सदस्य इस तरह बलिदान देते रहेंगे। इसके बाद अगले 4 साल तक कांग्रेस की कमान नरसिम्हा राव के पास रही। 1978 में ब्रह्मानंद रेड्डी के बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस की अगुवाई गांधी परिवार के बाहर कोई शख्स कर रहा था। हालांकि तब भी गांधी परिवार कांग्रेस के भीतर एक शक्ति केंद्र ही था। कहा जाता है कि नरसिम्हा राव से असंतुष्ट नेता सोनिया गांधी पर पास जाकर अपना दुखड़ा रोते थे। राव के बाद 2 साल पार्टी सीताराम केसरी की अगुवाई में चली थी। अब साल था 1996। अब आम चुनाव आ गए थे। इन चुनाव में सत्ताधारी पार्टी का कांग्रेस का प्रदर्शन काफ़ी फीका रहा था। 5 साल पहले 244 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस अब 144 पर सिमट कर रह गई थी। उधर भाजपा का आंकड़ा 120 से उछलकर 161 तक पहुंच गया था। कांग्रेस का एक धड़ा सोनिया गांधी को वापस लाने की कोशिशों में बराबर जुटा हुआ था। कांग्रेस की बिगड़ती हालात ने इन कोशिशों को भी वजन दे दिया और 1997 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में सोनिया गांधी को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता दिलाई गई और 3 महीने के भीतर ही वो अध्यक्ष बन गई। इसी तरह राहुल गांधी भी 2004 में सक्रिय राजनीति में आए और 3 साल के भीतर ही पार्टी का महासचिव बना दिया गया। 2013 में यानी राजनीति में आने पर 10 साल के कम वक्त के भीतर ही राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष बन गए। 2017 में अध्यक्ष बनाए गए। 2019 में उन्होंने पद छोड़ा, लेकिन चुनाव नहीं बल्कि सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी रहीं। इसी तरह कोई चुनाव न जीतने के बाद भी प्रियंका गांधी महासचिव नियुक्त रहीं और परिवार के कथित तौर पर सबसे ज़्यादा राजनीतिक परिपक्व रखने वाले के बाद भी सिर्फ पारिवारिक समीकरण के चलते ही वो पार्टी में सबसे बड़ी मांग और खुलकर राजनीति नहीं कर पा रहे। वहीं पत्रकार रामचंद्र गुहा कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष पद का चुनाव होता है वो अगर लोकतांत्रिक और पारदर्शी तरीके से कराया जाए तो तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और वाईएसआर कांग्रेस जैसी वो सभी पार्टियां जो अलग हैं वो सब एक साथ आकर चुनाव लड़ सकती हैं और काम कर सकती हैं। जिनके नेता मानते हैं कि कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार के अलावा कोई और सदस्य नहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता, उनके लिए भी एक करारा जवाब हो सकता। अब सवाल उठता है कि सभी अध्यक्ष पद छोड़ने करने के बाद कांग्रेस सिर्फ गांधी परिवार से ही क्यों अध्यक्ष पद का चुनाव करता है? वो बाहर से आके किसी अध्यक्ष पद का चुनाव एक लोकतांत्रिक तरीके से क्यों नहीं करता है? एक ये भी सवाल है, जब अगर मूल्यों की बात करी जाए या कांग्रेस अगर खुद को स्टेबल करना चाहती है या उसमें वंशवाद या परिवारवाद का धब्बा नहीं लगाना चाहती है तो उसको एक गैर गांधी परिवार से उसको एक व्यक्ति को लाना पड़ेगा और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उसको नियुक्त करना पड़ेगा। तभी कांग्रेस का कुछ एक पुनर्गठन हो सकता है और तभी वो एक सत्ता में दोबारा वापस आ सकती है और कई अधिकारों से उसको जो लोग बोल रहे हैं या विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं कि कांग्रेस एक परिवारवाद की तरीके से काम करती है और तो उस पर भी लगाम लगाया जा सकता। तो ये था खास प्रोग्राम, एक सोनिया गांधी पर आधारित था, जो एक शख्सियत और एक राजनीति में सोनिया। तो बने रहिए और देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम। नमस्कार। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति